हे विनर्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए सभी लोग फटाफट आइए, जुड़ जाइए और आज के एक शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि अपनी ये जो क्लास है एसएससी सीजीएल 2022 फोकस हम लोगों ने किया टीयर 1 को, और आप सभी को पता है कि 20,000 प्लस वैकेंसीज। यहाँ पे मैंने आपके लिए शानदार लाइन लिखी, आपको कामयाब होना ही होगा, कोई बहाना अब आपका नहीं चलेगा। रीजनिंग 70 डेज संग्राम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अब 70 डेज संग्राम के अंतर्गत तीसरे डे में आपके सामने हाजिर हैं फ्रेंड्स। तो आप सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए और साथ ही साथ कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, उनसे कह दीजिए अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत शानदार वैकेंसीज है। हमने इसके डे 1 में आप सभी को सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल में समझाया। इसके डे 2 में हमने पंचलाइन से जुड़ी हुई बात की। इधर हमने लॉजिकल रीजनिंग, चूँकि आप लोग थोड़ी सी कम ध्यान देते हो जबकि यहाँ सवाल बहुत ही शानदार आते हैं, इस नाते हमने पहले लॉजिकल रीजनिंग ही उठाया है। इसके बाद जो प्रॉपर रीजनिंग आप तो उसको लगातार पढ़ते ही रहते हैं, उनको एक एक करके हम पूरा रीजनिंग का आपका टॉपिक 70 दिन में कवर कर लेंगे। फिलहाल आज का जो चैप्टर लेके आया हूँ आप देख पा रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाहियाँ, बहुत ही शानदार है। तो देर किस बात की, आइए डे 3 के अंतर्गत आपके टॉपिक की करता हूँ शुरुआत। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो क्लास होने वाला है, इसमें आप देखिए कि आप यहाँ पे जो बात करने वाले हो वो ये रहेगा कि आपके अंदर ये जो सीजीएल दिया गया है, सीजीएल, तो इस सीजीएल के अंतर्गत हम एक काम करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाहियाँ। तो कार्यवाहियाँ भाई देरी किस बात की, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स वो आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस पर क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। जब भी हम यहाँ बात करते हैं कार्यवाहियाँ, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप इसकी सारी बेसिक बातें जान लीजिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाहियाँ, पहले तो बच्चों आप ये जानो कि कार्यवाहियों का मतलब क्या है। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न में जितनी भी चीज़ें जाती हैं, कोई परिस्थिति है, आराम से सभी समझो कि कोई परिस्थिति है या कोई समस्या है, या फिर यूँ कह लिया जाए कोई नीति है यानी पॉलिसी है, कोई दिन प्रतिदिन की घटना है। इस तरह के जो तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए 2 या 3 आपको कार्यवाहियाँ दी जाती हैं और उसी के बेस पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो दिया गया कथन होगा, जो दिया गया कथन रहेगा और कार्यवाहियाँ, इन दोनों के बीच में माय डियर स्टूडेंट्स 2 प्रकार के संबंध होंगे। सबसे पहले आप विद्यार्थियों को ये जानना होगा कि इनके बीच में संबंध कैसा। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो संबंध इनका होता है समस्या समाधान संबंध। नंबर 1 समस्या समाधान संबंध। अब ये समस्या समाधान संबंध क्या भाई, इसमें ये बताऊं कि जो जितने भी स्टेटमेंट समस्या समाधान के अंतर्गत दिए जाएंगे, जैसे बिगड़ता हुआ प्रदूषण है, लूट की बढ़ती घटना है, जानबूझकर किसी के घर में आग लगाना, कुल मिलाकर के इस प्रकार के कथनों में आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, तुरंत कार्यवाही यानी तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं समस्या समाधान। दूसरा होता है बच्चों कार्य अनुरूप संबंध, कार्य अनुरूप संबंध। अब ये कार्य अनुरूप संबंध क्या है, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। इसमें आप यूं कह लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में कथन समस्या के रूप में नहीं बल्कि कुछ तथ्यों के रूप में, जैसे कोई डेटा समाचार है तो ये डाटा समाचार सूचना अंश के रूप में दी जाता है। यानी यूँ कह लिया जाए कि कोई जो योजना एक लॉन्ग प्रोसेस में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से चलेगी। जैसे मान लीजिए सरकार अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखवाना चाहती है तो तय पहले कंप्यूटर लेगी, जियो लेके आएगा, उसके मास्टर तय किए जाएंगे, विद्यार्थियों को धीरे धीरे सिखाया जाएगा, तो ये कहलाएगा कार्य अनुरूप संबंध। लेकिन कहीं आग लग गई तो उसके लिए कोई योजना नहीं बनाना, एडवांस आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी, लोगों को प्रयास करना, तो क्या समस्या समाधान है। तो कार्य अनुरूप संबंध। तो आपने मेरी बात समझ ली कि समस्याएं आपको यहाँ 2 प्रकार की दी जाएंगी, कार्य अनुरूप और समस्या समाधान।
इन तमाम चीज़ों को हल करने के कुछ खास ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। नॉर्मली विद्यार्थी इन चीज़ों से भागता है, मैं शानदार तरीके से रूल्स को बता देता हूँ। अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया तो अभी आगे जो प्रैक्टिस सेशन लेके चल लूँगा, आप देखना हर सवाल आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अब इसके ट्रिक में जो पहली बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रश्न कैसा है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम नहीं जानेंगे सॉल्यूशन सही नहीं दे सकते। तो प्रश्न समस्या समाधान से संबंधित है या फिर दूसरी बात है कि वह प्रश्न कार्य अनुरूप से संबंधित है। समस्या समाधान का मतलब क्या था, जहाँ पे तुरंत एक्शन लेना है, और कार्य अनुरूप का मतलब था स्टेप बाय स्टेप। पहला ट्रिक तो ये हो गया। सेकंड में आपको मैं बता दूं कि आप सभी बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रश्न समस्या समाधान से संबंधित हो तो आपको ऐसी कार्यवाही करना है जो कि कैसी हो, योजनाबद्ध हो, पहली बात एक प्लानिंग के तहत हो, प्रभावी हो यानी वो इफ़ेक्टिव हो, सबसे खास बात है कि त्वरित हो, एट वंस हो। ये नहीं कि आग लगी आप हफ्ते भर विचार ही करते रह गए, पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। तो यानी अगर समस्या समाधान है तो आपका दूसरा ट्रिक हो गया। अगर हम ट्रिक नंबर 3 की बात करेंगे तो अगर वो प्रॉब्लम कैसी है, कार्य अनुरूप से जुड़ी हुई है, कार्य अनुरूप से, तब हमारा स्टूडेंट क्या करेगा बता दूं कि आपको क्या करना, ऐसी कार्यवाही का चयन करना है जो सकारात्मक परिणाम को प्रदर्शित करती हो, सकारात्मक परिणाम को प्रदर्शित करती हो। तो आपको अगली बात क्या समझना है कि अगर आप कोई ऐसी कार्यवाही, चौथा ट्रिक जान लो कि कोई सर्वमान्य तथ्यों से जुड़ी बात हो, तो सर्वमान्य तथ्यों से जुड़ी हुई कोई बात हो, आप ऐसी कार्यवाही करें जो कि सर्वमान्य हो। अगर दी गई समस्या किसी पूर्व, यानी पांचवी बात है, अगर पूर्व की किसी समस्या से मिलती जुलती हो तो आप ऐसा एक्शन लें जो कि पूर्व के अनुभवों पर आधारित हो। समझ आ रहा है सबको? अगर मैं अगले ट्रिक नंबर 6 की बात करता हूं बच्चों, तो अगर प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित हो तो आप ऐसी कार्यवाही करें जो कि सामान्य ज्ञान से ही जुड़ी हुई बात हो, कार्यवाही हो। यहाँ सबसे शानदार ट्रिक बताऊँ आपको कि आप हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार की समस्या हो उसी प्रकार का एक्शन लेना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई छोटी समस्या हो तो उसके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई बड़ी समस्या हो तो वहाँ पे छोटा एक्शन नहीं लेना। सीधी बात, जिस प्रकार की समस्या हो उसी प्रकार का एक्शन ले लेना है। और अगली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी समस्या के लिए कार्यवाही का चयन कर रहे होंगे तो याद रखिए आपके दिमाग में मानसिकता नहीं आनी चाहिए। यानी मानसिकता का अर्थ माय डियर स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक में आपको अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका में देखना है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक निश्चित कुर्सी पर बैठा है, जिसके लिए किसी जाति धर्म संप्रदाय नहीं बल्कि पद का महत्व है। उसके सामने जो समस्या आई है उसके लिए वो निष्पक्ष भाव से एक्शन लेगा। तो चले मेरे ऑफिसर्स, आइए अब देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन से जुड़े एक एक सवाल को कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले इसके डायरेक्शन, इस सेशन में मैं आपके लिए छांट के लिए 11 शानदार क्वेश्चन के साथ आया हूं, 11 क्वेश्चंस। यकीन मानिए कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लिया तो कोर्स ऑफ एक्शन का एक भी सवाल, सुन रहे हो ना आप, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आप ना दे ले जाएं। और फिर से वही बात कहता हूं कि इस तरह के टॉपिक से बच्चे दूर रहते हैं। आप आइए, हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी रहेंगी, तो आपको इस चैप्टर को सीरियसली लेना है, करना है, नहीं बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया, ध्यान से देखें डायरेक्शन, उसके नीचे 2 कार्यवाहियाँ दी गई, एक कथन 2 कार्यवाही, जिनको क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कोई, अब कार्यवाही के बारे में बता रहे हैं, कोई कार्यवाही कथन में दी गई जानकारी के आधार पर किसी समस्या या नीति के संबंध में कुछ सुधार या उसके अनुगमन हेतु उठाया गया कदम या प्रशासनिक निर्णय है। आपको हर चीज़ को सत्य मानना। क्या सुन रहे हो आप, सुन रहे हो ना भाई? सबसे बड़ी चीज़ कह रहे हैं, कथन में हर चीज़ को सत्य मानना है।
इसी के बेस पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चुनना है। कहता है उत्तर ए कब चुनोगे? अगर केवल कार्यवाही पहली तर्कसंगत लगेगी। बी कब चुनेंगे? जब दूसरी तर्कसंगत होगी। सी कब चुनोगे? अगर पहली या तो कार्यवाही पहली या तो दूसरी हो, यानी एक ही समय में दोनों ठीक ना हो, या अगर पहली सही हो तो दूसरी ना हो, दूसरी हो तो पहली, यानी ज़िंदगी या मौत में क्या चुनोगे? आप ही मत कहना दोनों, एक समय में एक ही चुनना होगा। डी को तब चुनना जब आपने दोनों जो एक्शन लिए दोनों ही ठीक ना हो, तर्कसंगत ना हो। और ई तब चुनेंगे जब आपने दोनों ही डिसीजन यानी दोनों एक्शन जो लिया हो बिल्कुल सही है। इसमें चैलेंज बच्चों यही रहता है कि आप ऑप्शन सही तरीके से सुनिए। तो इस सेशन का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आप सभी कोशिश करिए, बहुत मज़ा आएगा। अब तो जीएस भी आ गया, देखता हूँ कितना शानदार आपका तैयार। मैं आपका वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। सारे लोग कंप्लीट अगर आपने इस क्लास को पूरा सेशन किया है तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका नहीं तो पड़ोसी का, और पड़ोसी का हो ये कैसे हो सकता है? अब क्या हुआ देखो ना, कथन को पहले ध्यान से पढ़ना फिर हमें एक्शन लेना है। कहते हो तकनीकी शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ वर्ग ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चों को प्राथमिक स्कूल स्तर से कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए। कथन में कही गई हर बात को सत्य मानना है। ऊपर निर्देश में बात लिखी गई थी, याद है बच्चों आपको? चलो आपके सामने आपके टेबल पर एक प्रश्न आ गया है कि तकनीकी शिक्षा से संबंधित कमेटी कह रही कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल से उनको कंप्यूटर सिखाया जाए। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। अब आपको एक्शन लेना है। पहला एक्शन क्या हो रहा है? सरकार को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित सभी स्कूलों को निर्देश जारी करना चाहिए। निश्चित तौर पर स्टूडेंट ये आपका एक्शन बिल्कुल सही होगा। सरकार भाई निर्देश जारी करेगी तभी तो सरकारी कोई काम आगे बढ़ेगा। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को कंप्यूटर प्रचालन यानी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नो डाउट आप यहाँ पे कहोगे कि अगर बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की योजना है तो पहली बात सरकार जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करे। दूसरी चार, टीचर की व्यवस्था करे। यानी आपका यहाँ पे एक्शन फर्स्ट एक्शन सेकंड दोनों सही है। माय डियर स्टूडेंट जब दोनों ही एक्शन सही होंगे तो विकल्प ई आपको उत्तर चुनने को कहा गया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत हो बताना भाई। चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही शानदार सवाल। सरकार ने निश्चित किया है कि आगामी पंचवर्षीय योजना से स्वैच्छिक संगठनों यानी एनजीओ, जो आप सुनते होंगे नहीं एनजीओ है ये वो, एनजीओ को आर्थिक सहायता नहीं देगी यानी सब्सिडी अब नहीं मिलेगी इनको। कहते हैं उसने ये भी संप्रेषित किया यानी बताया है कि सभी संगठनों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए धन उगाहना चाहिए। तो पहले तो आप कथन का मतलब समझिए। कथन ये कह रहा है कि सरकार ने कह दिया कि जितने तमाम एनजीओ हैं देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उगे हैं, अब हम इनको सरकारी खजाने से पैसा नहीं देंगे, ये अपनी स्वयं की व्यवस्था करें। यही एक प्रश्न है। अब इस पर आपको एक्शन लेना है। क्या एक्शन ले रहे हैं? पहला, स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी एजेंसियों से गठजोड़ करना चाहिए। कथन में कही गई हर बात को सत्य मानना, उस संदर्भ में पहला एक्शन गलत है। आप विदेश में जाके पैसा मांगे ठीक नहीं है। आर्थिक मदद के लिए अन्य स्रोतों का पता लगाएं, हाँ ये काम आप कर सकते हो, यानी आपका यहाँ पे दूसरा एक्शन ठीक होगा, यानी विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई ऐसे एक और शानदार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बच्चों अगर आप इसको देखो, अभी भी आपने अपने साथियों को ना जगाया तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए, तो क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं, पता लगे पद कोई और लेके चला गया। तो कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्वेश्चन 3 का। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में, कौन मंत्रालय भाई? पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, उजागर किया कि हाल ही के सामाजिक उपद्रवों के कारण देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, महती कमी हुई है, जिसके कारण सरकार को 100 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, चूना लग गया। बाप रे, यहाँ सवाल में कहा गया, बहुत बहुत शानदार सवाल बच्चों, बहुत मज़ेदार। कहता है कि पर्यटन मंत्रालय कह रहा है कि जो आजकल अनाप शनाप झगड़े वगड़े चल रहे हैं सामाजिक तनाव को लेकर के तरह तरह से, उसके नाते विदेशी पर्यटक भारत में अभी कम आ रहे हैं सवाल के हिसाब से, जिससे सरकार को नुकसान हुआ, ये कहा गया है कथन में। कथन को हमें सत्य मानना है। अब पहला एक्शन क्या है? सरकार को चाहिए कि पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक मदद दे। नहीं जी,
ये एक्शन अच्छा नहीं, किस किस को सरकार मदद देगी, तो पहला एक्शन गलत। दूसरा, विदेशी पर्यटकों को सूचित किया जाए कि अपनी जोखिम पर देश का भ्रमण करें। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी देश कभी ये नहीं कह सकता कि कोई विदेशी हमारे यहाँ ना आए, उससे देश की छवि, कानून व्यवस्था, सरकार पर अंगुली उठती है, ये काम कभी नहीं कर सकते। यानी दोनों ही एक्शन यहाँ पर गलत हैं। इस नाते विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्देश आपको याद है ना? ओके भाई, चलिए चौथे सवाल पर चलेंगे। आज के सेशन का अगला सवाल, तो देखो भाई, यहाँ लिखा कि अगर, कथन पे आ जाओ, अगर उसी संस्थान के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड प्रोफेसर को संगठन की पुनर्संरचना हेतु अगर आमंत्रित किया जाएगा तो उनका योगदान शिक्षण के लिए, संस्थान के लिए क्या होगा? लाभकारी। कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से रिटायर्ड प्रोफेसर, अगर उनको फिर से हम सेवा में ले लें तो उनके अनुभवों का लाभ ले सकते हैं, इससे इंस्टीट्यूट को फ़ायदा होगा, ये कथन में कहा गया। अब एक्शन क्या लेना है? पहला एक्शन कहते हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रबंधन के कर्मचारियों का मत जान लेना चाहिए। नहीं भैया, कर्मचारियों के मत जान लेने से मैनेजमेंट नहीं चलता, सो पहला एक्शन आपका गलत है। लेकिन दूसरा एक्शन आपका कि संगठन की व्यवस्थित ढंग से पुनर्संरचना हेतु प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है, लेना भी चाहिए। दूसरा एक्शन सही है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी होगा। चलिए मेरे भाई, एक बार फिर से आप सबसे जानना चाहता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है क्लास ये, तो एक बार वाई टाइप करिए, और साथ ही साथ इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, लगाना होगा। ये आपके ज्ञान पर, आपके नॉलेज पर चैलेंज करने के लिए टॉपिक डाला गया है। फिलहाल मंत्री जी से मिलवाता हूँ अपने अगले सवाल में। कहते हैं, मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा, मंत्री जी ने कहा कि जो हायर एजुकेशन है, अभी भी अध्यापक जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता, महत्व और अभिप्राय से परिचित नहीं है। वे जनसंख्या शिक्षण के कार्यक्रमों के प्रति अपनी भूमिका और दायित्वों के प्रति स्पष्ट रूप में जानकारी नहीं रखते। यानी मंत्री महोदय कहीं न कहीं अपने उच्च शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों से थोड़ा नाराज़ हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनसंख्या से जुड़ी हुई जानकारी हमारे इन टीचर्स को कम है, उसके महत्व इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं। ऐसा दुख मंत्री जी ने प्रकट किया है। अब यहाँ पे एक्शन लेना क्या है? पहला, कॉलेज पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। भाई ये कथन आपका कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं होगा कि हर समस्या को आप पाठ्यक्रम में डालेंगे तभी टीचर समझे। टीचर को अपने दायित्व को समझना ही चाहिए। दूसरा ये कहना कि जनसंख्या शिक्षण पर अध्यापकों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, उनको प्रेरित किया जाए कि मास्टर साहब से सैलरी लेने पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो भविष्य हैं, वो एक बेहतर एजुकेशन ले, हर बात से अवेयर रहें, उसकी उनको जानकारी हो। तो आपका सेकेंड एक्शन सही है, विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके सामने अब ला रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन 6 आपका क्या है भाई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा तो यहाँ लिखा है कि शोधकर्ता यानी रिसर्च स्कॉलर उग्र हो रहे हैं क्योंकि पुस्तकालय सही समय पर सही उपयोगकर्ता को वांछित फॉर्मेट में सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए सुसज्जित नहीं है। यहाँ तक कि उपयोगकर्ता भी उन उपलब्ध सुविधाओं से वाकिफ़ नहीं है। अब यहाँ देखिए, जो रिसर्च स्कॉलर बहुत नाराज़ हो गए वो, क्योंकि लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो उनको अच्छी किताबें नहीं मिल रही। जो लाइब्रेरियन वहाँ बैठा उसको पता ही नहीं यार कि कौन कौन सी किताब है नहीं है। अब पहला एक्शन क्या होगा? कहते हो कि उपयोगकर्ता को द्रुत गति यानी तीव्र गति से फास्ट सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों में उपलब्ध समस्त सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। गुड एक्शन, सही है। पुस्तकालय स्टाफ को कंप्यूटर प्रचालन में प्रशिक्षित किया जाए। हाँ जी, उनको जानकारी दीजिए कि बैठ के केवल भैया खई के पान से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। दोनों एक्शन सही है, सो करेक्ट आंसर विकल्प ई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मेरे शेरों आ जाओ मैदान में। अब इस सवाल को भी ज़रा देख लेने की ज़रूरत है कि वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे 7वां सवाल सेशन का, फंड उपलब्ध होने के बावजूद रेशम कीट पालन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमी होने के कारण किसी राज्य, एक्स राज्य है,
में सिल्क का उत्पादन असामान्य रूप से कम हो गया। इन्होंने कहा कि पैसा कम मिला है, तो किसी भी राज्य में जहाँ पे रेशम का उत्पादन अच्छी खासी स्थिति में होती थी, बहुत सारा घट गया। भाई पैसा नहीं तो आदमी काम कैसे करेगा, स्वाभाविक बात। यहाँ पे पहला एक्शन लेना है आपको कि यक्ष राज की सरकार को उन कमियों का अध्ययन करना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करने के लिए सही कदम उठाए सरकार। बिल्कुल सही एक्शन, पहला सही निकल गया। दूसरा, राज्य के शिल्प उत्पादकों को इस वर्ष तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। फिलहाल इस वक्त पहले आप प्रॉब्लम को समझो, फिर आप सहायता उपलब्ध कराइएगा। फिलहाल तो आपका एक्शन ए ठीक होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। देखता हूँ कि आपका ये 8वां सवाल क्या है। एक शानदार क्वेश्चन। यह कहा जाता है कि ताज़े फल, ताज़ी सब्जियों में मौजूद विटामिन ई, नाम सुना, विटामिन ई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विटामिन ई की कैप्सूल का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें पहला एक्शन, विटामिन ई के कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है, यानी ये एक्शन आपका गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे में ये कहा जा रहा है कि विटामिन ई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो कि ताज़े फल और सब्जियों में मौजूद होती है। तो निश्चित तौर पे ये वाली बात सही है और आपको करेक्ट आंसर विकल्प बी चुनना होगा। चलिए हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए। कहते हो आप कि देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। बड़ी बुरी खबर है भाई, भीषण अकाल। अब एक्शन लेने का वक्त आ गया। कहते हैं सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। सही, गुड एक्शन चलेगा। भोजन, पानी, मवेशी के लिए चारा अविलंब उस क्षेत्र के लोगों, मवेशियों की जान बचाने के लिए भेजनी चाहिए। मेरे भाई दोनों एक्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बातें करेंगे। 10वां सवाल देखो। भारत को अपने पड़ोसी देशों से आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर बात करूं आपसे, पहला एक्शन क्या होगा कि भारत इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध की बात न करना भाई, तो पहला एक्शन गलत। दूसरा, भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पार के तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करनी चाहिए, एक उचित एक्शन होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एक और शानदार सवाल आज देखेंगे हम। ये लिखा है कि पश्चिमी देशों के द्वारा भारत को अब ज्ञान के बृहत स्रोत और उसके प्रयोग के लिए सुविधा के रूप में मान्यता दे दी गई है। अच्छी बात है, कथन समझ पा रहे हो आप। कहता है भारत को इस अवसर का फ़ायदा अपने आर्थिक विकास के लिए। निश्चित तौर पर भाई, अगर आपके नॉलेज को, आपको ज्ञान को, आपके रिसर्च को कहीं कोई मान्यता दे रहा है तो उसका लाभ उठाइए। पहला एक्शन ठीक है आपका। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रभावशाली देश बनने के भारत को पश्चिमी देशों के साथ बात करनी चाहिए। बात करने से हमें थोड़ी न कोई प्रभावशाली मान लेगा, काम करने से व्यक्ति हमें प्रभावशाली मानेगा। इस नाते यहाँ पर हमारा जो एक्शन ए है, यानी पहला एक्शन सही है, तो करेक्ट आंसर उत्तर ए हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसे ज़रूर अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हम आपके 70 डेज संग्राम के लिए आगे के सेशन में रेगुलर मिलते रहेंगे, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ करके पर डे अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहिए। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।